मोहम्मद रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ इस बरस में। ये उनकी सेंटिनरी है। कल राज कपूर साहब को किया 14 तारीख को। अब 24 को मोहम्मद रफ़ी 100 साल के हो जाते हैं। क्या गा रहे थे? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। देखो भाई, सच्ची सच्ची बता रहा हूँ, ये टर्मिनल 2 है बेंगलोर का। और अब तो दुनिया मान गई, कहती है कि भाई इसका तो कोई मुकाबला नहीं, ये तो वर्ल्ड क्लास, क्या वर्ल्ड क्लास से भी आगे निकल गया। तो इस वक्त जो मुझे मेरी मदद कर रहे हैं टर्मिनल ऑपरेशन से, ये विकास साहब हैं। इससे देखिए ये लोग हैं जिन्होंने मिलकर इसको यहाँ पे पहुँचाया। मोहम्मद रफ़ी साहब ने बिल्कुल सही कहा था, राजेंद्र किशन जी के शब्द, ये भारत देश है मेरा। तो विकास साहब देखिए, गूगल पे मेरे जो व्यूज़ हैं वो 15 लाख की तरफ जा रहे हैं। और मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, ज़मीन पे गंगा, अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश, ज़मीन पे गंगा, आसमां पे तिरंगा, और सुन लो दुनिया वालों, अब ना लेना पंगा। सुपर सर, सुपर सुपर, थैंक यू विकास। देखिए नौजवान ऑफिसर और ऐसे ही ऑफिसर से मिलकर के बना है ये टर्मिनल 2, और अल्टीमेटली हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं भाई। वाह वाह वाह। पंद्रह दिसंबर 2024 की शाम है और आज ऋषिकेश के नाम है। अभी उतरा हूँ जॉली ग्रांट बेंगलोर से और आ गया हूँ 6 किलोमीटर रह गया। तो एक बात मैंने सुनी थी कि ये मील का पत्थर आपको बता देगा कि शहर कितनी दूर है, लेकिन अब मेरी समझ में एक बात आई है कि मील का पत्थर तो महज धोखा है, रास्ते ठोकरों से नपते हैं। अच्छा, वो हमने जिंदगी में बहुत खाई है, इसलिए कोई फिक्र की बात नहीं। तो रास्ते को नापते हुए ठोकरों से बढ़ते बढ़ते हम यहाँ तक आ गए। और खुशी ये रही कि इंसान तो हमें ज़्यादा पहचानते नहीं अब, लेकिन हमारे पूर्वज जो हैं वो हमें यहाँ पर रिसीव करने के लिए आ गए। देखिए इन्होंने कहा भाई अपना वो बंजारा आ रहा है और चलो उसको रिसीव करते हैं। ये देखिए ये बैठे हुए हैं बड़े इत्मीनान के साथ में यहाँ पर। और मैं सोचता हूँ कि अब आगे बढ़ने का मुनासिब वक्त है। शाम ढलती जा रही है और ये सड़क जो है ये बहुत खूबसूरत सड़क है जो आपको ऋषिकेश ले जाती है। तो देखते हैं फिर कुछ और करते हैं, यहाँ से आगे चलते हैं। विश्व शांति के लिए दुआएं गंगा के किनारे आके कर रहा हूँ। गंगा में पुष्प अर्पित किए हैं। उम्मीद है कि मेरे विचारों पे दुनिया अमल करेगी और इस देश में, इस विश्व में शांति 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 रहेगी। वही हमारी तमन्ना है, उसी की तरफ हम करते भी हैं। मेरा ख्याल है गंगा ये जलांजलि इस दुनिया की शांति। ठीक है, चलिए। और मुझे तो दिखी नहीं अभी तक। एक और दे दे, उसको भूख लगी होगी, एक और खिला दूँ तो दूध दे दे। ये भी बात है। चल जलाएगी कैसे? बुझेगा तो नहीं? चल गया चल गया चल गया। चलो भाई। ये है ऋषिकेश। और यहाँ ये बच्चे जो हैं फूल बेचते हैं। तो जब मैं यहाँ आया तो 1 आया, 2 आया, 4 आया, अब 7, 8, 9, 10 पता नहीं कितने हैं। तो इन सबसे मैंने फूल खरीद लिए और मैंने कहा भाई चलो चाय भी पी लो तुम लोग, क्योंकि मैं समझता हूँ गुर्बत क्या होती है, गरीबी क्या होती है, तो कितना मज़ा आ रहा होगा इसमें मैं समझ सकता हूँ। और इसलिए कभी कभी जैसे कहते हैं ना पुण्य करता रहना चाहिए। वो तो गंगा के किनारे तो खास तौर से। तो बेंगलोर से अभी आकर के मुझे ये बच्चे यहाँ पर मिल गए, दरिद्र नारायण हैं। तो कुछ इनसे भी करना। कितनी चाय हो गई?
और बुलाने जितने जने बने सबको बुलाते देखिए, जितने बंदे आ रहे हैं सबको बुलाते, ठीक है? हाँ जी। सोच रहा था कि कभी पूर्णिमा का चांद गंगा के किनारे उगे। 4-5 साल पहले मैंने इसी जगह पे आके पकड़ लिया था पूर्णिमा के चांद को और मुझे इतना खूबसूरत दिखाई दिया था उस वक्त। उसके बाद इत्तेफाक यह है कि पूर्णिमा के दिन यहाँ गंगा पे आकर के अंधेरे में अपनी बात कहना थोड़ा मुश्किल भी होता था, लेकिन आज वो मौका मुझे मिल गया। शायद इसकी एक वजह यह भी हो सकती है, आज मैं रफ़ी साहब को उनकी सालगिरह से पहले, जन्म शताब्दी से पहले, ये आखिरी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इससे पहले कई वीडियो बना चुका हूँ मैं उन पर, और जब मैं देखता हूँ ना इस चांद को, ऐसी ही रात भीगी सी रात, ऐसी ही रात भीगी सी रात, हाथों में हाथ होते वो साथ, कह लेते उनसे दिल की ये बात, अब तो ना सताओ हो, खोया खोया चाँद खुला आसमान, आँखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी। तो यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ इस खूबसूरत मंजर पे आके रफ़ी साहब की अपनी जो जन्म शताब्दी है उसके आखिरी वीडियो को बनाने के लिए। अब देखिए, चांद की रोशनी गंगा में, ये गंगा है और गंगा में चांद की रोशनी उतर रही है। मुझे रफ़ी साहब याद आ रहे हैं और रफ़ी साहब के गाए कितने खूबसूरत। उस गीत ने रफ़ी साहब की वापसी करवा दी थी, क्या मौसम है, लेकिन उसी वक्त में एक और गीत आ गया, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर चांदनी कहाँ, लौट के आना है यही तुमको, जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। और मज़े की बात क्या है, वो चांद के पास दिखाई दे रहा है वीनस, और इस तरह से जो फासला दोनों के बीच का, वो भी यहाँ पर गंगा के जल में उतर रहा है। चांद के साथ रफ़ी साहब की कुछ खासी मोहब्बत थी। धीरे धीरे चल चांद गगन में, धीरे धीरे चल चांद गगन में। चांद की तो अपनी एक रफ्तार है, उसने तो उसी हिसाब से चलना है। और कुछ ड्यूएट्स भी बड़े खूबसूरत गाए। चांद जाने कहाँ खो गया, तुमको चेहरे से पर्दा हटाना ना था, चांदनी को ये क्या हो गया। तो दरअसल चांद ने जैसे ही उसके पर्दे को उठे हुए देखा चेहरे को, वो तो शर्मा के वापस चला गया। उसने कहा भाई इससे सुंदर तो मैं हूं नहीं, ये सबसे सुंदर। आशा जी के साथ में ड्यूएट। ए चांद की ज़ेबाई तू झूम जब बाहों में, मदहोश बहारें भी लेने लगी अंगड़ाई। ये टिपिकल शंकर जयकिशन संगीत है और रफ़ी साहब की आवाज़ इस गीत में भी बड़ी खूबसूरत है। भाई मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि कुदरत का करिश्मा है कि मैं आज इस वक्त 15 दिसंबर को पूर्णिमा के वक्त में यहाँ मौजूद हूँ गंगा पे। यही मेरा मन होता था। बरस 2024 है। कल राज कपूर साहब की जन्म शताब्दी को विदा करने के बाद बड़े दिल से मैंने कहा कि अब आगे का समय जो है वो रफ़ी साहब का है। 24 दिसंबर तक लगातार रफ़ी साहब के बारे में कोई ना कोई गीत या कोई ना कोई बात कहते रहना है। क्या खूबसूरत मंजर है। आहा, ऐसे ऐसे गीत, ऐसी ऐसी खूबसूरत बातें इस जगह पे आके मुझे याद आ रही हैं। मैं सोचता हूँ कि आपके ख्वाबों में अगर दमखम है ना तो वो पूरे होते हैं। ये देखिए ना, दृश्य कितना मधुर है। इस दृश्य की कल्पना मैं किया करता था कि कभी किसी दिन फिर से यहाँ 4-5 साल पहले इसी जगह मैंने वीडियो बना करके यूट्यूब पे पहुँचाया था। मेरे दोस्तों ने कहा भाई कमाल का वीडियो बना। तो आज का भी जो वीडियो है वो कमाल ही नहीं, धमाल का वीडियो है भाई।
तो चलता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। बेंगलोर से पहुँचा ही हूँ अभी अभी लगभग 2 घंटे पहले, और सीधा गंगा पे आ गया हूँ, क्योंकि आज मुझे उम्मीद थी कि पूर्णिमा के चांद के दर्शन गंगा में भी होंगे और आसमान पे भी होंगे, और हो भी रहे हैं। रोशनियाँ हल्की हल्की सी, ठंड बढ़ गई है, बड़ा ठंडा माहौल है इस वक्त यहाँ उत्तरांचल में, और इस वक्त पूर्णिमा के दिन मुझे काफ़ी सर्दी सी महसूस हो रही है, लेकिन वीडियो बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे। देखिए कभी एकदम से ये घुप, और फिर उसके बाद में उभरती हुई रोशनी, ये है कमाल। बस आ गया, मज़ा आ गया, जैसे आम भाषा में कहते हैं ना, गंगा पे आकर वीडियो बनाने की मेरी कल्पना पूरी हो गई। तो रफ़ी साहब को कुछ दिन लगातार वैसे तो हम हमेशा याद करते हैं, लेकिन जन्म शताब्दी में विशेष तौर पे। क्या मंजर है, क्या माहौल है, खूबसूरत गायकी रफ़ी साहब की याद आ रही है यहाँ उस माहौल में आकर मुझे दिलकश। जाने बहार हुस्न तेरा बेमिसाल है, वल्हा कमाल है, अरे वल्हा कमाल है। स्टॉप। तेरी जुल्फें परेशान, तेरी नजरें पशेमा, कहीं ये प्यार ही ना हो नसीबे दुश्मना। जिंदगी को तमन्ना थी हमराज की, साज़े दिल को ज़रूरत थी आवाज़ की, तुमने जब मुस्कुरा कर पुकारा मुझे, जिंदगी को नया एक नज़ारा मिला जिंदगी के सफ़र में। रफ़ी साहब के गीतों को जब भी कभी हम याद करते हैं, उसमें एक मोहब्बत होता है, हुस्न परस्तिश होती है उसमें, और ऐसे गीतों को कोई भी गीतकार लिखे लुत्फ़ आता है। ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को नज़ारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पर कदम, जब तुम्हारी नज़र का सहारा मिला। रफ़ी साहब। आखिर 24 दिसंबर 2024 आ गया। मोहम्मद रफ़ी साहब 100 बरस के हो गए। रुखसत तो 55 बरस की उम्र में हो गई थी, लेकिन उनका सृजन तो हमेशा रहेगा। बचपन से ही फिल्मी मैगजीन्स में मैं पढ़ा करता था कि उनका जन्म कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। तो एक बार मैं कुछ बरस पहले कोटला सुल्तान सिंह पहुंच गया। मैं सोच रहा था कि जैसे मेरे लिए तो ये एक तीर्थ यात्रा है। गांव में एंटर करते ही हरे बोर्ड पर लिखा हुआ था कोटला सुल्तान सिंह। उसके बाद मैं अंदर गया, कुछ बुजुर्गों से मुलाकात हुई जिनके दादा परदादा जो है वो रफ़ी साहब के दोस्त थे। तो कुछ बातें उन्होंने बताई कि बचपन में उनका नाम फीको था, और उनके दोस्त जो थे उन्हें बहुत प्यार करते थे। जानवर चलाने जाया करते थे तो दोस्त कहते थे कि फीको तू गाना सुना दे, जानवर रस्सी चला लेंगे।
तो इस किस्म की दोस्तियाँ इन लोगों की थी। 11 बरस की उम्र में जब वहाँ से रुखसत होने लगे तो दोस्त बड़े उदास हुए। कहा जाता है कि कुछ पेड़ों पर फिर इन्होंने फीको लिख दिया था, जो देर तक वहाँ पेड़ों पर रहा। मैं उस स्कूल में भी गया जहाँ रफ़ी साहब ने लगभग 3rd या 4th क्लास तक पढ़ाई की थी, क्योंकि उसके बाद परिवार वहाँ से शिफ्ट कर गया। सिंह साहब जो इस वक्त वहाँ प्रिंसिपल थे, उनके बुजुर्गों ने उनको बताया था कि ये वो कमरा है, इस जगह पर बैठकर रफ़ी साहब पढ़ाई करते थे। तो मैं तो ये महसूस कर रहा था जैसे मैं एक पूरे पुराने दौर में लौट गया हूँ, और स्कूल में खेलते हुए बच्चे, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इन्हीं में से कोई एक फिर आगे जाकर मोहम्मद रफ़ी साहब की तरह नाम करेगा। तो ये तस्वीरें जो मैंने अभी अपने वीडियो में डाली हैं, ये वहीं की तस्वीरें हैं। एक पूरा डिटेल्ड वीडियो भी मैंने बनाया था जो मेरे यूट्यूब चैनल रमेश दत्त पर रफ़ी साहब कोटला सुल्तान सिंह के नाम से मौजूद है, जिसे वहाँ के गांव वाले ने भी देखा था, पसंद किया था। तो मेरा ख्याल है कि रफ़ी साहब के बारे में कुछ बातें किए लेते हैं, उनके कुछ गाने गा लेते हैं। बहुत बड़ा दिन है 24 दिसंबर और 2024, रफ़ी साहब की सेंटिनरी। कुछ गाए लेते हैं, कुछ कहे लेते हैं और उस दौर को याद करते हैं। मौसम नशे में चूर है, कुछ पी के आई है घटा, बस कुछ न पूछो आज क्या पैगाम लाई है घटा। अब मैंने जाना प्यार क्या है, तेरी जुल्फों की कसम, दिल बेकरार सा है, हमको खुमार सा है, जब से तुम्हें देखा सनम। भाई ये जगह तो मेरी बड़ी फेवरेट है। जब भी कभी मैं यहाँ आता हूँ, आसमान नीला दिखाई देता है, आज बादल भी छाए हुए हैं, लेकिन जो गंगा की कुर्बत है इस जगह पे, और इतनी खूबसूरत डिसेंसी है यहाँ पर, बस मज़ा आ जाता है जब भी आता हूँ। अभी थोड़ी देर में नीचे जा कर के वेज कटलेट खाने हैं। 25 वर्ष से वो वेज कटलेट मैं खाता चला आ रहा हूँ। क्वालिटी उतनी ही खूबसूरत जितनी हमेशा हरियुग में रही, और एक डिसेंट स्टाफ है भाई यहाँ का। एक एक इंसान जो है वो आपको पूरी हॉस्पिटलिटी देता है, नमस्कार से शुरू करके आगे तक आपको पहुँचाता चला जाता है। तो ये खूबसूरत समा मैं आपको ज़रा दिखाऊँ, क्योंकि यहाँ आकर के एक अलग दुनिया दिखाई देती है। क्या बात है, मौसम नशे में चूर है, कुछ भी के आई है घटा, यकीनन यकीनन। अभी तो कुछ और बातें की लेते। ये बरस कमाल का था 2024। इसमें मेरे पे होमवर्क बहुत था जो मैंने पूरा किया। 24 फरवरी को तलत साहब की शताब्दी थी, 25 जून को मदन मोहन जी की, और 14 दिसंबर को अभी अभी राज कपूर साहब की शताब्दी को भी मैंने मनाया, दुनिया ने भी मनाया, मैंने अपने तरीके से मनाया। अब मेरे सामने है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर रफ़ी साहब की शताब्दी है। अब आप देखिए कि रफ़ी साहब की शताब्दी यानी कि 100 वर्ष का हो जाना, तो अब वो लगता तो अजीब सी बात है, लेकिन सच है वो कि किसी भी बड़े काम को करने से पहले आपको अपना खान पान करके थोड़ी शक्ति लानी चाहिए। भूखे भजन ना होए गोपाला, और मुंह में डालो एक निवाला। तो मैं ये निवाला डालने के लिए अपने उसी रेस्टोरेंट पे आ गया हूँ गंगा किनारे, जहाँ मैं 25 बरस से आकर इन कटलेट्स को खाता हूँ। क्वालिटी फर्स्ट, डिलीशियस। और सबसे बड़ी बात है स्टाफ, एम्बियंस तो है ही, स्टाफ कॉर्डियल, कर्टियस, वेल बिहेव्ड, एवरीबडी। अभी इस वक्त रजवान साहब जो मेरा वीडियो बना रहे हैं, अभी सुरेंद्र साहब यहाँ पर मौजूद थे, उसके अलावा 7-8 हमारे साथी और भी यहाँ पर हैं। ये अरसे से देख रहे हैं कि प्रोफेसर साहब यहाँ आते हैं, सिर्फ कटलेट खाते हैं, कभी कभी रह भी जाते हैं, और फिर उसके बाद उन लोगों को याद करते हैं, यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल देते हैं। जैसे कि मैं इस वीडियो को डालूंगा 23 तारीख की शाम को, 23 दिसंबर की शाम को, ताकि 24 तारीख को हम रफ़ी साहब की सेंटिनरी मना सकें। तो इससे पहले कि ये सब ठंडा हो जाए, ये देखिए ना रोमांटिक कितना है ये रेस्टोरेंट, कि इन्होंने दिल का मामला कर दिया इस पर, तो कितनी खुशी है। थैंक यू रतन भाई, बहुत शुक्रिया। और थैंक यू।
बात रफ़ी साहब की कर रहे हैं उनकी जन्म शताब्दी में, तो एक बड़ा प्रश्न सभी के सामने उठता है कि मोहम्मद रफ़ी साहब ही क्यों, वाई, क्यों उनके पीछे इंडस्ट्री दुनिया इतनी दीवानी। मैं आपको कुछ ऐसे इंसानों के बारे में, अहम इंसानों के बारे में बता देता हूँ जिनसे मेरी मुलाकात हुई और रफ़ी साहब के बारे में कुछ चर्चा भी हुआ। मैं बताता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में कितना सम्मान मिलता था। 1973 में 7 जनवरी से 12 जनवरी तक मैं कैफ़ी आज़मी साहब के कुर्ब में था। अब सोचिए, एक बरगद के पेड़ के पास बैठे हुए उनसे बातें सुनना, और वहीं मैंने देखा कि रफ़ी साहब के लिए जो उनके गीत हैं, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा। इतना ही नहीं, मेरी आवाज़ सुनो, वो दिन मुझे याद आते हैं। महान गीतकार और शायर कैफ़ी आज़मी साहब ने मेरे गीतों, मेरी गायकी को भी सुना था, उन्होंने तारीफ़ भी की थी कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, लेकिन मेरी दुनिया अलग थी, तो मैं टीचिंग की दुनिया में चला गया। मेरे मित्र कमलजीत के ज़रिए ही जो कुछ फिल्म इंडस्ट्री का मुझे मिला। उसके बाद फिर लेख टंडन साहब, कमलजीत और अनुराधा पटेल जी के आशियाने पे लोनावाला में लगभग 15 बरस तक हर बारिशों में लेख टंडन जी से बात होती थी, मुलाकात होती थी, और मैं उनसे बच्चे की तरह से सवाल पूछता रहता। अच्छा देखिए, ये बताओ, आवाज़ दे के हमें तुम बुलाओ, ये गाना कैसे बना, बताइए। तो उन्होंने कहा कि देखो भाई, इस गाने के पीछे एक बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड मैंने कहा बताइए। उनका ऐसा हुआ कि जब हसरत साहब ने गाना लिख लिया, शंकर जयकिशन ने धुन बना ली, तो उसके बाद में गाने की रिहर्सल होनी है। रिहर्सल में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी मौजूद हैं, मुखड़ा हो गया, पहला अंतरा हो गया, लता जी ने गा दिया, और शम्मी कपूर रिकॉर्डिंग में होते ही थे, तो शम्मी कपूर का मूड ऑफ हो गया। उन्होंने कहा, लेख जी ये क्या कर रहे हो आप, मैं कहाँ पे आऊँगा इसमें। उन्होंने कहा, शम्मी, ये लोग पंजाबी में बोलते, 4 बड़े अच्छे दोस्त थे ये लोग, शम्मी कपूर, लेख टंडन, राजेंद्र नाथ और भप्पी सोनी, बड़े अच्छे दोस्त, गहरे दोस्त। और मैं जो कह रहा है, मेरी बात सुन ले शम्मी, सुन ले, तू आएगा दूसरे पहरे से। बड़ी मुश्किल से राज कपूर तक भी बात पहुँची, उन्होंने भी यही कहा जो लेख कहने का। और फिर उसके बाद में जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ, और प्रीमियर में जैसे ही ये गीत चल रहा है और गीत में चलते हुए बीच में रफ़ी साहब आते हैं, मैं सांसों के हर तार में छुप रहा हूँ, मैं धड़कन के हर साज में बस रहा हूँ। ये आवाज़ रफ़ी साहब की सुनाई दी और पूरा जो हॉल है वो उठ के खड़ा हो गया, स्टैंडिंग ओवेशन मिला। वहाँ देवानंद मौजूद थे, वहाँ महमूद मौजूद थे, पंचम थे। ये बात मुझे लेख टंडन जी ने बताई। तो ये है असर रफ़ी साहब की आवाज़ का। अब इसके बाद में गुलजार साहब से मेरी एक 70 मिनट की गुफ्तगू हुई थी, दिन भी मुझे याद है, 29 सितंबर था, 2004 था। बात फिर रफ़ी साहब तक आई, और रफ़ी साहब ने कितने खूबसूरत गीत गुलजार साहब के लिखे हुए गाए थे। जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुमने। फिर इसके बाद में एक और गीत, सो जा बाबा मेरे सो जा, और आखिर में जब भी ये दिल उदास होता। तो ये मुझे बड़ा लुत्फ आता था कि इन लोगों से मैं मिल रहा हूँ जिन लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री के पायनियर के रूप में काम किया, उनसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी। और अभी पीछे 23 सितंबर को कमल जी साहब के साथ आए रमेश तलवार साहब, एक्टर डायरेक्टर रमेश तलवार साहब, एक्टर नहीं, प्रोड्यूसर डायरेक्टर। तुम वो वैसे थिएटर के आदमी है तो एक्टिंग भी करते रहे। तो मैंने उनसे कहा, रमेश जी मुझे एक बात आपसे कहनी है, आपका धन्यवाद करना। और क्या धन्यवाद करना है रमेश जी? मैंने कहा जी ये है, आपकी फिल्म दूसरा आदमी में वो जो गीत है, क्या मौसम है, जब लता मंगेशकर और किशोर कुमार गा चुके, तो वहाँ जो रफ़ी साहब ने तान लगाई है, सर ये मस्तियाँ ये बहार दिल हो चला बेकरार, ये जो तान लगाई है, तो इसके साथ रफ़ी साहब का बनवास ख़त्म हो गया। 4, 5, 6 साल से किशोर कुमार की ज़िंदगी टॉप पे थी और रफ़ी साहब थोड़े धुंधलाए हुए थे। इस आवाज़ के सुनते ही, और इसके बाद में दूसरा गीत भी आ गया, क्या हुआ तेरा वादा, वो पंचम की धुन थी। तो मैं रमेश जी से भी कहा, और मेरे मित्र कमलजीत, उनसे तो मैं अक्सर ही कहा करता हूँ, भाई देखो कितना एक जीवन में आपको मिल गया। वो गाना आपको मैंने कहा याद है ना, शंकर हुसैन का, कहीं एक मासूम
नाजुक सी लड़की, कितना खूबसूरत गीत था। कहने लगे हाँ है, लेकिन क्या बात है इसमें गाने में? मैंने कहा देखो लिखा हुआ कमाल अमरोही साहब का, धुन खयाम साहब की, बांसुरी बजा रहे हैं हरिप्रसाद चौरसिया साहब, और संतूर है शिव कुमार शर्मा का, और गा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। तो हम पिछले दिनों जब फिल्म मतलब हिंदुस्तान के सबसे अच्छे फिल्म जो मेरे हिसाब से हैं वो मूर्ति जी हैं बेंगलोर में, तो उन्होंने आकर के कमल जी साहब से कहा, अरे कमल जी आपके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 8 गाने गाए हैं। तो कमल जी बड़े प्रसन्न हुए कि कई वक्त के साथ चीज़ें याद नहीं भी रहती। तो इस तरह से मैं रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ और कितने सारे उनके गीत भी याद कर रहा हूँ। हाँ, रफ़ी साहब को याद करते करते कुछ ऐसी खूबसूरत लोकेशंस पे मैं अपने दोस्तों को ले जा रहा हूँ जो जल्दी से तो देखने को मिलती नहीं। अब ये देखिए ना कितना खूबसूरत उद्यान है, और इस हेज के पार जो है वो गंगा है, और ये खूबसूरत जगह, हर युग में मुझे यहाँ आना अच्छा लगता है। ये जगह मुझे बेहद पसंद है। कुछ और बातें मुझे अभी रफ़ी साहब के बारे में कहनी हैं। रफ़ी साहब के गाए हुए भजन, मन तरपत हरि दर्शन हुआ, ओ दुनिया के रखवाले, और उसके आना है तो आ राह में कुछ फेर नहीं है। ये भजन जब रफ़ी साहब गाते हैं ना, ऐसा लगता है ना जाने वो कौन से दुनिया में चले जाते हैं। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। कलाकार वही है, गायक वही है, जिसे जो गीत दिया जाए उसका भाव पूरे का पूरा निकाल कर सामने रख। तो अब जब मैं इतनी बातें रफ़ी साहब के बारे में कह चुका हूँ, और जैसा मैंने कहा एक सात्विकता रहती है उनके मन के अंदर, और वो सात्विकता उनकी आवाज़ में झलकती है। रफ़ी साहब वन ऑफ इट्स काइंड। मतलब आम भाषा में हम ये कहें, कोई उन्हें तानसन कहे, कोई उनको ये कहे कि वो फरिश्ता हैं, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन कुल मिला के सच्चाई ये है कि वक्त के सीने पे एक हस्ताक्षर हैं मोहम्मद रफ़ी साहब। तो इतनी सारी बातें कहता जा रहा हूँ रफ़ी साहब के बारे में, और कुछ और बातें भी कहूँगा। मैं सोचता हूँ कि अभी थोड़ी सी लोकेशन को चेंज करते हैं, उसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है। ये देखिए ना, इतने सारे खूबसूरत ये सब्ज़ा है, ये सब्ज़ा, इसमें खिला हुआ ये फूल, मतलब आम भाषा में कह दें कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब है ना। कितना प्रिय लग रहा है, कितना। और ये जो उनकी सात्विकता है, इसका जिक्र मैंने अभी किया ही है। तो रफ़ी साहब को स्वरांजलि। गंगा पे आ गया हूँ फिर से। कुछ दिन बेंगलोर में बीत जाते हैं बहुत ही खूबसूरत, और फिर गंगा पे आ जाता हूँ। अब गंगा पे आ जाता हूँ तो गंगा किनारे पे आ जाता हूँ। ये रिजॉर्ट बड़ा कमाल का है। तो गंगा के बारे में तो हेमंत दा ने गा दिया, गंगा आई कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। तो ये गीत तो उन्होंने गा दिया, और मुकेश साहब पहले ही कह चुके थे, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। अब हो गया ना। और लता जी ने तो कमाल ही कर दिया। लता जी ने कहा, ओ गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। तो रफ़ी साहब को जब मौका मिला गंगा के बारे में कुछ कहने का, तो उन्होंने ये कहा, गंगा तेरा पानी अमृत बिल्कुल बहता जा, युग युग से देश की धरती तुझसे जीवन पाए, गंगा तेरा पानी। रफ़ी साहब की आवाज़ कितना मधुर है, और इसको गंगा किनारे आकर के गाना, और रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी में गाना, मेरे लिए तो बहुत ही सुखदायी है। और ये
गंगा तक आ जाना। ये जंजीरें जो दिख रही हैं दरअसल ये जंजीरें तो हर किसी की होती हैं, कहीं दिखाई देती हैं कहीं नहीं दिखाई देती। इन जंजीरों को तोड़ कर आपको निकलना, जैसे दूसरों ने कहा था ना कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज चेंज, तो इनको तोड़ा और निकल आया। और यहाँ आकर के अब मैं रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ। रफ़ी साहब की जन्म शताब्दी पे गंगा तक आ जाना मेरे लिए एक बड़ा ही खूबसूरत अनुभव है। हमेशा आता हूँ और आकर के इस जगह से मैं वीडियो बनाता हूँ, और वो वीडियो जो है वो मेरे दोस्त मित्र साउथ में कम से कम खास तौर से वो कहते हैं यार कितनी सुंदर जगह है। हाँ है ना, खामोशी है, सरगोशी है और एक मदहोशी है माहौल में, क्योंकि मैं याद कर रहा हूँ मोहम्मद रफ़ी साहब को। और गंगा पे आकर के उनके इस गीत को ख़ास तौर से कहना कि तेरा पानी अमृत, तो गंगा का पानी तो सचमुच अमृत है, और इस अमृत तक आ जाना भी किस्मत की बात है। मैं लगभग 55 बरस से पिछले इन इलाकों में घूमता रहता हूँ, झूमता रहता हूँ और खुश होता हूँ, प्रसन्न होता हूँ कि जैसा मुकेश साहब ने कहा था ना, रफ़ी साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे मुकेश साहब भी, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। लकी आर वी, यस, कि हमारे देश में गंगा बहती है। यार amongst the fortunate people of this world. गंगा का बहाव देखिए, गंगा का प्रभाव देखिए, और इस तरह थी रफ़ी साहब की आवाज़ निरंतर बहती रहती है आवाज़ निरंतर। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। यानी एक ख्याल के आने से जहन में इतनी खुशी आ जाती है कि ये फूल खिले हुए भी ऐसे लगते हैं जैसे एक वरदान है। बात ख्याल की अगर उठी है तो एक बात मुझे याद आ रही है, क्योंकि मैं जिक्र कर रहा हूँ रफ़ी साहब का। रफ़ी साहब एक गायक को तमहीदी दौर में बहुत पसंद करते थे और उनका नाम था GM दुर्रानी। अब GM दुर्रानी इतने कमाल के गायक, लेकिन धीरे धीरे जब उनका सितारा डूबना शुरू हुआ तो एक दौर ऐसा आया कि GM दुर्रानी साहब जो है वो तानपुरा बजा रहे हैं एक फिल्म में और रफ़ी साहब उन्हें प्लेबैक दे रहे हैं। उनके ख्याल आए तो आते चले गए। ये जो पर्दे पे कलाकार हैं ये GM दुर्रानी साहब हैं और उन्हें प्लेबैक दे रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब, जिस इंसान से मिलने के लिए उनकी ख्वाहिश रहती थी। रफ़ी साहब के दिल में हमेशा ये रहता था कि कभी सहगल साहब से मुलाकात हो जाए, सहगल साहब के साथ गाने का मौका मिले। वो भी उनको मौका मिल गया। नौशाद साहब ने ये कहा कि भाई एक कोरस है, रफ़ी साहब गाएंगे सहगल साहब, और उसमें कोरस में खड़े हो जाओ। खुश होकर के रफ़ी साहब उसमें खड़े हो गए। गाना कौन सा था? रूही 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 मेरे सपनों की रानी। अब ये कमाल है कि किशोर कुमार तो खुद अपने आप में कमाल के सिंगर, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो किशोर कुमार पर्दे पे अदाकारी कर रहे हैं और गा रहे हैं उनके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब, जैसे कि मन मोरा बावरा, अजब है दास्तां तेरी है जिंदगी। कितना कुछ होता रहता है एक कलाकार की ज़िंदगी में, ये हम रफ़ी साहब को देख करके महसूस करते हैं। और मैं इस वक्त इन सरसों के फूलों में आकर के रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त उत्तर भारत का जो दृश्य है वो बड़ा ही मनभावन है। इतने सुंदर खिले हुए फूल और इसके बाद में वो पेड़ों की कतारें, नीला आसमान और दूर तक कहीं बारिश का अब कोई उम्मीद नहीं। और ऐसे में आकर के रफ़ी साहब को याद करना मेरी अपनी एक खुशी है और मैं उनके बारे में लगातार बातें करता चला जा रहा हूँ। और कितना कुछ उनके बारे में कहने को है और कितना कुछ कहने के बाद भी
ऐसा लगता है जैसे अभी तो कुछ कहा ही नहीं। रफ़ी साहब चूँकि बहुत कमाल के गायक हैं ये साबित होने लगा था, तो जो गायिकाएं उस ज़माने की मशहूर थी उनके साथ भी उन्हें गाने की बात आती चली गई। नूर जहाँ का नाम बहुत था उस ज़माने में, और जब उन्होंने नूर जहाँ के साथ गीत गाया, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है, मोहब्बत करके भी देखा मोहब्बत में भी धोखा है, ये गाना बड़ा ही बहुत ही मशहूर हुआ। नूर जहाँ तो चली गई पाकिस्तान, इधर जो गायिकाएं थी उनमें शमशाद बेगम का भी नाम आ रहा था धीरे धीरे आगे, और रफ़ी साहब भी सोचते थे, शमशाद बेगम ने देखा कि बड़ा हुनर है इस नौजवान में, तो उन्होंने कहा ये बनेगा कमाल का गायक। हाँ, उन्हें जब मौका मिला, लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। भाई जादूगर ही थे वैसे रफ़ी साहब, आवाज़ के जादूगर थे। उन दिनों गीता दत्त का भी बड़ा नाम चल रहा था, तो गीता दत्त के साथ भी गा दिया। हम ला 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 ला, तुम जो हुए मेरे हम सफर, रास्ते बदल गए, लाखों दिए मेरे प्यार की राहों में जल गए। बहुत ही पॉपुलर था ये गाना भी। अब इसके अलावा जो गायिकाएं और हैं, आने वाले समय में मुबारक बेगम के साथ भी उन्हें मौका मिला, मुबारक बेगम को मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ मौका मिला। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, और फिर सुमन कल्याणपुर के साथ भी एक गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका, मेरी जिंदगी तेरे प्यार में, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए, और आशा भोंसले, रात के हम सफर थक के घर को चले, लेकिन सच ये है अभी ना जाओ छोड़कर, क्योंकि अभी तो मैंने लता जी के बारे में बात ही नहीं करी। भाई लता जी के साथ में जो गीत गाए रफ़ी साहब ने, इतने सारे, मत वाली आँखों वाले ओ अलबेले मत वाले, दिल तेरा हो रहेगा अगर तू इसे अपना ले। ये गाना मुझे दरअसल 1961 का पंचम की पहली ही फिल्म का बहुत पसंद है, लेकिन कितने सारे गीत लता जी के साथ गाए। ये गायिकाओं की बात थी। अब मेल गायक भी आपस में तलत साहब, मुकेश साहब, किशोर कुमार, सबके साथ रफ़ी साहब ने गाया। लेकिन ये जो गायिकाएं थीं उस ज़माने की, उनकी दुनिया ही बड़ी अलग थी और बड़े खूबसूरत अंदाज में वो गाती थी उन गीतों को। यहाँ तक कि शंकर जयकिशन एक नई गायिका को लेकर आए, शारदा, और रफ़ी साहब ने गा दिया, जाने चमन शोला बदन पहलू में आ जाओ। तो रफ़ी साहब के बारे में बातें करते करते मैं तो यमुना पे आ गया। अरे अभी गंगा से यमुना तक मैं कैसे पहुंच गया ये तो मुझे मालूम ही नहीं हुआ। ये उड़ान मैंने कैसे ली मुझे पता ही नहीं चला। ये यमुना पे आकर के भी मैं रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ। मैं कहीं भी रफ़ी साहब को याद कर रहा हूँ आजकल, क्योंकि ये बरस बड़ा अहम है 2024, और 24 के साथ साथ 24 दिसंबर भी बहुत अहम है। तो कुछ ना कुछ कहता रहूँगा और भी अभी आगे रफ़ी साहब के बारे में। परिंदों की स्टोरी को अगर आप मानना चाहें तो मान लीजिए कि हमारे गायक हैं ये हिंदी फिल्म्स के। मतलब इसी में मन्ना दा हैं, इसी में तलत साहब हैं, इसी में रफ़ी साहब हैं और इसी में मुकेश साहब हैं। तो ये सारे, और किशोर कुमार भी, तो ये सारे जो गायक थे ना, ये इस तरह से एक बिरादरी की तरह से रहते थे
और कभी कोई फालतू का कंपटीशन आपस में उनका नहीं होता था। और इसीलिए मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को कमाल का गायक मानता हूं, क्योंकि अपने दोस्तों के बीच, इन गायकों के बीच में मोहम्मद रफ़ी साहब का सम्मान बहुत ज़्यादा था। तो उन्हें याद करते करते एक टोली मुझे दिखाई दी, तो मैंने सोचा इसको भी साथ साथ लिए लेते हैं। माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय सारंग। कैसे परिवर्तन आता है ज़िंदगी में। इसी शहर में, सहारनपुर में, एक ज़माने में लगभग 1965-66 के ज़माने में जो यूनिवर्सिटी थी वो थी आगरा यूनिवर्सिटी। उसके बाद हम जब 1968 में कॉलेज में पहुंचे पढ़ने के लिए तो वो थी मेरठ यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में उसका नाम हुआ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और अब उसका नाम हुआ माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय। ये नई यूनिवर्सिटी बनी है। 1980-82 के करीब जब हम कॉलेज में पढ़ाते थे तो एक आंदोलन शुरू किया गया था कि सहारनपुर में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और सहारनपुर में यूनिवर्सिटी हो गई। एक ख्वाब है यहाँ के लोगों का जो पूरा हो गया, सरकार का और आवाम का और प्रशासन का धन्यवाद तो बनता है ना। ये बन रही है सहारनपुर में, सहारनपुर वासियों के लिए तो कमाल है। लेकिन मैं तो रिटायर हो चुका कॉलेज में पढ़ाने के बाद में, लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे शहर में यूनिवर्सिटी आ गई। होता क्या है कि समय के साथ साथ परिवर्तन आते हैं और हर चीज़ एक वक्त के मुताबिक होती है और वक्त का इंतज़ार करना होता है। सुंदर बन रही है बहुत यूनिवर्सिटी, शहर से लगभग 8-9 किलोमीटर के फासले पे है, लेकिन बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है।